हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैडम ने फिजिक्स का स्टार्ट कर दिया 11वीं में, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी स्टार्ट कर दें केमिस्ट्री। देखो, अभी भी मेरे मुंह से ऑर्गेनिक निकलने वाला था, ऑर्गेनिक में स्टार्ट कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे 11वीं के चैप्टर नंबर 1, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। मैं ये मानता हूँ कि ये जो आपका पहला चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे आपकी केमिस्ट्री की नींव रखेगा। और इसके बाद वाला चैप्टर जो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कह सकते हैं केमिस्ट्री की नींव का पत्थर, जो आपको आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। परंतु परमाणु पे जाने तक, परमाणु पे जब हम जाएंगे उससे पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि रसायन विज्ञान होता क्या है, क्यों इसे रसायन विज्ञान कहते हैं, है ना। तो रसायन विज्ञान, सिंपल एंड स्वीट भाषा में बोला जाए, परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान जो है वो परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान के और भी पार्ट हैं जिसके अंतर्गत आप फिजिक्स भी पढ़ते हो और बायोलॉजी भी पढ़ते हो, मैथ्स भी समहाउ कहीं ना कहीं आ ही जाती है। परंतु जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, उसमें हम मुख्य रूप से जो बात करते हैं वो अणु परमाणु की ही बात करते हैं। अब इनमें के इसकी बात करते हैं सर, तो इनमें हम बात करते हैं इनकी संरचना। किसकी बात करते हैं बेटा? इनकी बात करते हैं हम, इनमें संरचना, है ना, कैसे इनकी संरचना होती है। फिर इनके भौतिक गुण, यानी कि ये व्यवहार कैसा प्रदर्शित करते हैं। फिर रासायनिक गुण, जिन्हें आप बोल सकते हैं संगठन, किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये सब सारी बातें जो आती हैं ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती है। और ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको यही बताएगा। इस चैप्टर के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट हैं। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेस बनाने में बहुत टाइम लगेगा। और आप भी 10वीं पास होके जस्ट आए हो, ठीक है। तो ये वो चैप्टर है जो आपको टाइम लेगा समझने में, धीरे 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 करके समझ में आएगा। जब आप बुक ओपन करके देखोगे ना, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा। परंतु डरिएगा नहीं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। जितना आप इसे टाइम दोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, जितना आप इसे इग्नोर करोगे उतना ही आपके सर का दर्द बनते चला जाएगा। और ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, ये सभी विषयों पर लागू होती है। ठीक है, फिजिक्स के बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है जो आपको आगे सॉल्व करने हैं, मैडम आपको करवाएंगे। और केमिस्ट्री भी आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जब हम परमाणु स्ट्रक्चर पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं समाउ चीजें डिफिकल्ट होंगी, परंतु कब डिफिकल्ट नहीं होंगी ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिफिकल्ट तब नहीं होगी जब आप ध्यान से सारे लेक्चर अटेंड करोगे, आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, ये तब आपको आसान लगने लगेगी। तो ये तो बहुत ही मोटी बात मैंने आपको बताई। जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट भाग है, वो स्टार्ट होता है द्रव्य की प्रकृति से, है ना। आई बात वही, परमाणु, परमाणु किससे मिलके बने हैं? द्रव्य से, या द्रव्य में ही परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, द्रव्य की प्रकृति। परंतु द्रव्य की प्रकृति पर पहुंचने से पहले, ये डायरेक्ट जंप हो जाएगा, ये इस चैप्टर के साथ अन्याय हो जाएगा मेरा, और आपके लिए भी अन्याय हो जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, तो द्रव्य की प्रकृति पर डायरेक्ट जंप करने से पहले कुछ चीजें जो आपको बतानी है मुझे, वो है रसायन विज्ञान का विकास, कि रसायन विज्ञान आया कहां से। तो जो बुक में मेंशन है, रसायन विज्ञान का विकास मनुष्य के अंदर उत्पन्न हुई जिज्ञासा या मनुष्य द्वारा फैलाई हुई भ्रांतियों के कारण हुआ। कैसे? तो आपने सुना होगा एक नाम, जो कि है पारस पत्थर। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यदि इसे लोहे या तांबे से टच किया जाए, यानी कि छिला दिया जाए, तो वह भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। दूसरा,
जो भ्रांति थी, लोगों को अमृत प्राप्त करना था, अमृतत्व मतलब हमेशा जिंदा रहने की प्रकृति। तो लोगों ने खोजना चालू किया, रिसर्च करनी चालू की, क्या ये पॉसिबल है। तो यहीं से जन्म हुआ विज्ञान का, यहीं से लोग उस कदम की ओर पहुंचे, या उस निश्चय आप ये कह सकते हैं कि उस दिशा की ओर अपना अध्ययन प्रारंभ किया। तो जो हमारी बुक में जिक्र है अलग अलग पद्धतियों में या अलग अलग कालों में रसायन विज्ञान को अलग अलग तरह से बोला गया है। जैसे कि यहां पर बात करें 1300 से 1600 ईस्वी के बीच रसायन विज्ञान को एक नाम दिया गया, जो कि इस बार ऑब्जेक्टिव में भी आया था, जिसे बोला जाता है कीमिया। नोट कर लीजिएगा। आधुनिक विज्ञान में जब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और मनुष्य को पता चला कि रसायन को और क्या कह सकते हैं, तो रसायन विज्ञान का एक अर्थ निकला, जो कि है कीमिया, और ये यूरोपीय पद्धति पे था। ठीक है। अब जब हमारे यहाँ हम भारत की बात करें, तो पुरातन भारत में आज ही हमने एक पोल डाला था, उसमें ये प्रश्न था कि पुरातन भारत में रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव अभी ना आए, जब आप बड़ी तैयारी करोगे वहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पुरातन भारत में रसायन विज्ञान को रस क्रिया या रस विद्या कहा जाता था। ठीक है, यह पॉइंट याद रहेगा, रस क्रिया या रस विद्या पुरातन काल में इस विज्ञान को कहा जाता था। ये कौन से सन पे बात कर रहे हैं हम? 1300 से 1600। इसके बाद में जब 1800 के आसपास हम पहुंचे थे, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डॉल्टन, उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। यहीं से सभी जगह चीजें स्टार्ट होती हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। इसके पहले भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका जिक्र होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उनमें एक हमारे ऋषि हैं जिनका नाम है महर्षि कणाद। ठीक है, इनका नाम है महर्षि कणाद। जॉन डॉल्टन का यदि आपको जिक्र करना है, तो जॉन डॉल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, वो दिया था 1808 में। ठीक है, परंतु 1808 से ऑलमोस्ट 2500 वर्ष पूर्व, कब? 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि ईस्वी में बात करें तो वो सन रहा होगा बीसीई 600। इस समय की बात है। इस समय हमारे यहाँ एक ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि कणाद, या आप जिन्हें बोल सकते हो कश्यप। कश्यप ऋषि हुए। इन्होंने कुछ अपने विचार प्रकट किए, और ये विचार मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज डिटेलिंग में दी हुई है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकती है। ठीक है, इनने एक बुक थी जिसका नाम था विशेषिका सूत्र। बुक का नाम था विशेषिका सूत्र। लिख लेना कहीं, विशेषिका सूत्र। इस बुक में कहीं ना कहीं एक शब्द का प्रयोग करा था जिसका नाम था एटम। एटम मतलब कि परमाणु, जो आप आज बोलते हो ना एटम, परमाणु। ये आज से 2500 वर्ष पूर्व हमारे भारतीय वैज्ञानिक, या आप भारतीय ऋषि बोल सकते हो, आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक बोलते हो, उस समय ऋषि मुनि बोला जाता था। उन्होंने बोला कि परमाणु, उन्होंने क्या बोला वो लिखना जरूरी है ना, अति सूक्ष्मतम कण, यानी कि अनादि अनादि अनंत अविभाज्य। शब्द देखना, यही शब्द बाद में जॉन डॉल्टन ने अपने परमाणु मॉडल में प्रयोग किया था। परमाणु सिद्धांत, मॉडल नहीं, आई एम सॉरी, परमाणु सिद्धांत। अनादि अनंत अविभाज्य
मूल अवस्था में गतिशील तथा गोलाकार कण होते हैं। ठीक है, ये बात तो उन्होंने परमाणु के लिए कही ही कही, जिन्हें एटम कहते हैं। ये वहां पर मिसिंग है, जिन्हें एटम या परमाणु कहते हैं। ठीक, अब आपके मन में दिमाग में आया होगा ये प्रश्न, क्या हम परमाणु को देख सकते हैं? इसके लिए भी उन्होंने आगे एक लाइन करी कि इन कणों का बोध मनुष्य द्वारा उसकी ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके आगे आप ये लिख सकते हैं कि ये जो कण है, जो अति सूक्ष्म कण है, इसे मनुष्य की किसी भी ज्ञान इंद्रिय द्वारा सीधे देख पाना संभव नहीं है। ये उनकी उस समय की वैश्विक का सूत्र जो है, विशेषिका सूत्र बुक है, उसमें कहीं ना कहीं लिखा था। गोलाकार अति गुरुंडयी तथा मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। मनुष्य द्वारा किसी भी ज्ञान इंद्रियों द्वारा इन्हें नहीं देखा जा सकता। साथ ही ये भी बोला गया कि अलग अलग कण आपस में मिल सकते हैं। सही बात है, बाद में इसे यौगिक का पता चला हमें, बात से हमें ये पता चला कि यौगिक भी होते हैं। अलग अलग कण आपस में मिल सकते हैं, और ये कण जब एक समान हो, ये कण जब एक समान संरचना द्वारा जुड़ जाए, या कण जब आपस में जुड़ जाए बहुत सारी संरचना में, तो वो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। मतलब भिन्नता, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा, इसमें कैसे होते हैं? लोहे में लोहे के कण होते हैं, सोने में सोने के अति सूक्ष्म कण होते हैं। तो यही कण अलग अलग तरह से मिलकर अलग अलग प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। तो आप यहां पर जब आप हेडिंग लगाओगे ना, तो यहां पर सबसे शुरू में आप ये बोलेंगे, ये जो हम पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान का विकास। क्या पढ़ रहे हैं हम? रसायन विज्ञान का विकास। उसके अंतर्गत महर्षि कर्णाद की बात सबसे पहले लिखेंगे आप, और उसके पहले जो हमने बताया था कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अणु, परमाणुओं की संरचना, संगठन और भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में आप हेडिंग लगाएंगे रसायन विज्ञान का विकास। वहां से लिखेंगे कि 1300 से 1600 ईस्वी में रसायन विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था? कीमिया। ठीक, परंतु पुरातन भारत में रसायन विज्ञान को हम रस क्रिया या रस विद्या के नाम से जानते थे। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि मिट्टी के बर्तन, लोहे से अलग अलग उत्पाद बनाना, तांबे से अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाना, फिर औषधियां, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो फर्स्ट पेज में मेंशन है। ये सब रसायन विज्ञान के विकास के अंतर्गत आती है। परंतु जो मुख्य पॉइंट है जो हमें पढ़ना है, वो महर्षि कर्णाद वाला पॉइंट है कि उन्होंने पहले ही अपनी बुक विशेषिका सूत्र में परमाणु शब्द का जिक्र किया था, और ये भी बताया था कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, कैसे ये कण होते हैं। इन सब के बारे में किन्होंने बता दिया था? महर्षि कर्णाद ने। अब रसायन विज्ञान के महत्व का पॉइंट है। महत्व क्यों, आप सभी को पता है कि रसायन विज्ञान का महत्व हर एक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे कि रासायनिक चीजें बनाना हो, औषधि बनाना हो, नई नई खोज करनी हो, उर्वरक बनाने हो, खाद्य पदार्थों में उत्पादन के लिए ढेर सारी चीजें, मतलब आज जो हम जीवन परिकलित कर रहे हैं या सोच रहे हैं, इसमें रसायन विज्ञान का बहुत ही ज्यादा योगदान है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई नई बीमारी आ जाती है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर यदि किसी पर होता है, तो मेरे हिसाब से वो साइंटिस्ट होते हैं जो उस चीज का अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर एक नई दवाई खोजते हैं, है ना। तो इसीलिए रसायन विज्ञान का अध्ययन या रसायन विज्ञान का महत्व बहुत है, इस जीवन में भी और पुरातन जीवन में भी। नाउ अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो महत्व तो मैंने बता दिया आपको।
साथ ही कुछ जो मूल बातें थी जो हो सकते जिससे ऑब्जेक्टिव बन जाए वो। और भी यदि कुछ ऐसा लगेगा तो हम बीच बीच में जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी इन बातों का जिक्र होगा। आज जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं वो है द्रव्य की प्रकृति। एक टाइम ऐसा था जब सर को बड़ी दिक्कत होती थी बोर्ड पे लिखने में। सर यहां से चालू करते थे और सर की लाइन इधर नीचे आती थी, ठीक है, परंतु प्रैक्टिस से सर भी सीख गए लिखना। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज आने लगेगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है जो आपको ये सिखाती है कि हर बार हमें अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास करोगे तो हर एक चीज आसान लगेगी, और नहीं करोगे तो हर चीज काला अक्षर भैंस बराबर और पहाड़ सॉरी छोटा सा पत्थर पहाड़ बराबर तुम्हें लगेगा। आज ये बात मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बता रहा था, बड़े आलसी हैं, पढ़ते ही नहीं है। कुछ पढ़ते हैं, कुछ तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। चल, द्रव्य की प्रकृति। तो हमारे हिसाब से दो प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहला भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था जैसा कि आप द्रव्य को देख सकते हैं, है ना। भौतिक अवस्था मतलब जो आप देख के पता लगा सकते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर आप द्रव्य को आप द्रव्य को तीन प्रकार से देखते हैं बेटा, है ना। चलो, सबसे पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव। अब द्राव्य शब्द का प्रयोग नहीं होगा, अब होगा द्रव। एंड थर्ड जो है दैट इज गैस, है ना। यह है भौतिक अवस्था। किसी भी पदार्थ, द्रव्य शब्द यदि आपको अनसुना सा लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि क्या ही बात करें, सब तो पदार्थ। आपने 10वीं या 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ को यहाँ पर द्रव्य बोला गया है। और द्रव्य की अवस्था जो हम आप देख पाते हैं साधारण आंखों से वो है ठोस, द्रव, गैस। और भी होती है परंतु हमें उनके बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है। दूसरी अवस्था या दूसरा प्रकार आप ये बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर, है ना। रासायनिक अवस्था नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक है। रासायनिक गुणों के आधार पर आप द्रव्य को वर्गीकृत कर सकते हैं। और अच्छा, अभी इनके बारे में मैंने डिटेल पे बात नहीं करी है, धीरे धीरे करके हम डिटेल पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है। ये बिल्कुल ये समझ लो, जब हम घर बनाते हैं ना तो जो नींव खोदते हैं गड्ढा, बस ये चैप्टर वही है। मूलभूत अवधारणाएं, मूलभूत अवधारणाएं मतलब नीचे से बिल्कुल डिटेलिंग पे बात होगी इस चैप्टर में। नहीं तो पता चला आप 12वीं पास कर ली, आपको एक मोल में पता ही नहीं कि एक मोल का मतलब क्या होता है ना। करनी तैयारी बड़े लेवल की। तो ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये चैप्टर पे यदि ध्यान नहीं रहा तो जय श्री राम, ठीक है। बाकी जो लोग दूसरे लोग हैं वो अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि यदि जिन्हें समझ में नहीं आया तो क्या शब्द हो सकता है, ठीक है। गई भैंस पानी में बैटर शब्द सभी पर लागू हो सकता है। तो रासायनिक गुण आप यहां पर लिख सकते हैं शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, है ना। इस पूरे सिंगल चैप्टर में हम आगे की जर्नी डिसाइड कर लेंगे। अब शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं या जो निश्चित अनुपात में उनमें कण होते हैं, तो एक ही प्रकार के तत्व या एक ही प्रकार के कण जिनमें होते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्व। और साथ ही शुद्ध पदार्थ की यदि बात करें तो इनमें निकल के आते हैं यौगिक। इनमें भी एक ही प्रकार के अणु होते हैं परंतु दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के होते हैं। एक ही प्रकार के कण होते हैं मगर दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के होते हैं, और निश्चित अनुपात में होते हैं। दो से अधिक भी हो सकते हैं, इनका अनुपात निश्चित होता है। परंतु जब हम बात करें अशुद्ध पदार्थ की तो यहां पर निकल के आता है मिश्रण। क्या निकल के आता है यहाँ पे, मिश्रण। और मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है
समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। चलो मैं बहुत क्विक क्विक जा रहा हूं, आई होप सो। मुझे थोड़ा स्लो करना चाहिए, मुझे इनकी परिभाषा भी आपको लिखवानी चाहिए, तो हम परिभाषा भी लिखेंगे। दी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो भाग मत जाना, पूरा लिख के जाना, ठीक है। तुम लोगों की बहुत गंदी आदत है, मैं यूट्यूब की जब एनालिसिस देखता हूं तो आधे लोग बीच में ही भाग जाते हैं। क्या करें, इंस्टाग्राम रील का जमाना है, बिल्कुल अटेंशन नहीं दे सकते हम। चलो समांगी मिश्रण वापस से आते हैं। मान लो आपने दो अवयवों को मिलाया, मतलब दो चीजें ली, उन्हें एक बर्तन में डाला और कुछ देर बाद वो दोनों इस प्रकार से मिश्रित हो गए कि आप ये देख के नहीं बता सकते कि इस मिश्रण में दो अलग अलग चीजें, सिर्फ देख के नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब दो अवयव आपस में पूर्ण रूप से विलीन हो गए, पूर्ण रूप से विलीन हो गए, इसे बोला जाता है समांगी मिश्रण। और दूसरा, आप दो अवयवों को लो, उन्हें मिला दो। जब आपने मिलाया तब तो मिल गए, परंतु थोड़ी देर बाद जब आपने इन्हें देखा तो ये भैया अलग अलग हो गए। उदाहरण, एक गिलास लिए, उसमें पानी डाले, ऊपर से डाल दिए क्या, मिट्टी या तेल। जब आपने घुमाए मिल गया, थोड़ी देर बाद छोड़ दिए, वापस से वैसे हो गए, मिट्टी नीचे पानी ऊपर, या फिर ये हो सकता है पानी नीचे तेल ऊपर। तो ये जो मिश्रण आपने तैयार किया ये होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं, जब तक वीडियो देखोगे तब तक समझ आएगा, फिर गए खेलने भूल जाओगे, बना दी तुमने विषमांगी मिश्रण। तो मेरे साथ साथ लिखना भी है और फिर प्रैक्टिस भी करनी। हमें समांगी मिश्रण बनना है बेटा, विषमांगी मिश्रण की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। साथ में चलोगे, साथ में सीखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी सीख लिया, बाद में भूल गए, रट्टू तोता कहलाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर से वही चीजें दोबारा करनी पड़े, ठीक। तो ज्ञान को समेटे रखो, साथ साथ लेके चलो, प्रयास करते रहो। नाउ अब आते हैं, ठोस को ठोस क्यों कहते हैं, द्रव को द्रव क्यों कहते हैं और गैस को गैस क्यों कहते हैं। तो ये सब चीजें जो निर्भर है वो निर्भर है अणुओं पर, जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, जिन्हें हमने परमाणु कहा, उन पर, ठीक है। कैसे सर, बताओ। सबसे पहले बात करें ठोस की। मान लो तुमने एक बॉक्स इमेजिन करा, या आपके पास में कोई भी पात्र, जैसे मेरे पास में ये पेन है। पेन कैसा है, ठोस। क्यों है ठोस, तो इसके जो कण होंगे ना बेटा, अति सूक्ष्मतम कण, वो बहुत ही ज्यादा पास पास होंगे, इतने पास पास होंगे कि इनमें कोई भी गैप बीच में नहीं होगा। ये बिल्कुल अपने अणुओं के साथ बिल्कुल ऐसे पास पास व्यवस्था में होंगे, इनके कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के, ठसम ठस। मतलब बस देखिए तुम लोगों ने, बस या ट्रेन जब भीड़ होती तो कैसे होते हैं लोग, उस प्रकार से बिल्कुल भी जगह नहीं होते। वो बोलता है बहुत जगह है, दूसरा बोलता है कहाँ जगह है, दैट्स टाइप ऑफ ठोस। तो ठोस में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, ये समझ लो, कुछ भी गैप नहीं होता। जब अणु बहुत ज्यादा पास पास आ जाए तो एक नए प्रकार के द्रव का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं ठोस। आप ये कह सकते हो कि इनमें जो कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और जब कण पास पास होते हैं तो कणों का क्या होता है, वजन। कणों का क्या होता है, वजन। और यहां पर वजन को बोला जाता है द्रव्यमान। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे, इसे हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी इस पर इतना लोड नहीं लेना। द्रव्यमान को आप कह सकते हैं हमारी भाषा में भार, परंतु एक बात आपको बता दूं, भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें मिक्स मत करना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। देन, तो ठोस के बारे में बात करें तो यहां पर ठोस, जितने भी ठोस आप देखोगे इनके कण पास पास होते हैं, इनमें वजन होता है, ठीक है। तो ठोस ऐसे द्रव्य होते हैं जिनका आयतन और
आकार निश्चित होता है। ठोस ऐसे द्रव्य हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनमें कण जो है वो बहुत पास पास होते हैं। आपके आसपास बहुत सारी चीज ठोस का उदाहरण है, इनमें कण बहुत पास पास होते हैं। दूसरा आता है द्रव्य। और जब भी द्रव्य की बात आती है हमारे दिमाग में एक चीज हमेशा आ जाती है, और वो चीज है पानी, है ना। अच्छा, एक प्रैक्टिकल, जैसे ये पेन है, ठीक है, ठोस है, क्या मैं इसमें कोई चीज मिला सकता हूं क्या? नहीं मिला सकता, इसमें इसके ही कण रहेंगे। अब हमारे पास में है द्रव, इसमें जो कण होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर। परंतु ध्यान रहे, ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते। दूर दूर तो होते हैं, पर कैसे होते हैं? साथ साथ, ऐसे एक दूसरे को पकड़े रखे हुए होते हैं। ठीक है, ये है द्रव। अब द्रव्य के अणुओं के बीच थोड़ी थोड़ी जगह होती है। क्या होती है? जगह। तो इन जगहों पे आप दूसरी चीज मिला सकते हो। मिला सकते हो ना। जब आप इसे मिलाओगे तो बनेगा समंगी मिश्रण। जैसे कि पानी में यदि आप शक्कर मिला सकते हो ना, मिला देते हो, क्यों मिल जाती है? क्योंकि पानी के कणों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रहती है और उन जगह पर शक्कर के कण फिट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप इसमें शक्कर मिलाए ना तो ये बन गया समांगी मिश्रण। आप कहीं से भी देख लो, यदि आपके सामने दो गिलास में पानी भरा हो, एक में शक्कर मिले एक में नहीं मिला, तो क्या आप देख के बता सकते हो किसमें शक्कर मिली? नहीं बता सकते। ठीक है, जब बहुत ज्यादा मिली होगी तभी बता सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा कलर चेंजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी से मिलकर बनता है विलियन। क्या मिलकर बनता है बेटा? विलियन। और यही विलियन चैप्टर आपको 12वीं में देखने को मिलेगा, जो कि आपके पसीने छुड़वा देगा शुरू में। ठीक है, देख लेना, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर डले हुए हैं 12वीं के। तो जब आप ठोस और द्रव्य को आपस में मिलाते हो और वो ठोस गैस बहुत सारे प्रकार के विलयन बनेंगे, तो वो पूर्ण रूप से यदि मिल जाए तो उससे बनते हैं विलयन, और जो कि पढ़ोगे आप 12वीं में। तो द्रव्य का यदि आपने एक चीज देखा होगा, पानी, पानी को आप किसी भी बर्तन में भर दो, वो उस आकार में ढल जाता है ना। जिस भी बर्तन में रखो वो उस आकार में ढल जाता है, मतलब उसका आकार निश्चित नहीं है ना। ग्लास में रख दो, ग्लास के आकार का, गंजी में भर दो, गंजी में क्या आकार का, होता है ना। देखा होगा आपने। तो एक चीज जो निश्चित है वो है आयतन। जैसे कि एक गिलास है 250 ml की, दूसरी गंजी है 250 ml की, आप भरोगे 250 ml ही आएगा। ऐसे नहीं कि 1 लीटर की गिलास थी, उसको आपने 250 ml की गंजी में भरा तो पूरी भरा जाएगी, नहीं होता ना ऐसा, बाकी का पानी बह जाएगा। तो एक चीज जो निश्चित होती है द्रव की, वो होती है आयतन। इनका आयतन निश्चित होता है, पर जो निश्चित नहीं होता वो होता है आकार। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। ठीक है। अब मैं क्या बताऊं, मेरे मोहल्ले में ना इतने प्रकार के असामाजिक तत्व रहते हैं। कल मैडम शूट कर रही थी, उन्हें परेशान कर दिए। आज हम शूट कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। मतलब हमें परेशान नहीं कर रहे, बाहर इतना ज्यादा शोर शराबा है, पर फिर भी स्टिल थैंक यू साइंस कि हम उस आवाज को बहुत ज्यादा दबा देते हैं। आपके तक वो आवाज नहीं आएगी। ठीक है, नहीं तो इंस्टाग्राम में काफी सारे रील चलते हैं, मोहल्ले पड़ोस में झगड़े होते हैं, लोग ऐसे झांक के देखते हैं। ठीक है, हमने इन सब चीजों को अपने आप से थोड़ा दूर रखा है। होते भी हैं तो हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ज्यादा आवाज नहीं आती, बहुत कम ही आती है, और आप तक वो आवाज आएगी नहीं। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप आधा 10-10 सेकंड पीछे कर करके देख रहे हो, है ना। हमारी आदत में होती है अब हम आवाज सुनेंगे, बोलना कौन कर रहा है झगड़ा, तो ये हमें नहीं करना है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई में। तो यहां पर यदि बात करें द्रव्य की, तो द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। अब आते हैं इस पिक्चर के तीसरे हीरो में, जिसका नाम है क्या? गैस। और ये वो हीरो है जिसे मैं उड़ता पंछी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? उड़ता पंछी। क्यों? क्योंकि गैस न तो इसका आयतन निश्चित है। क्यों निश्चित नहीं है सर आयतन? एग्जाम्पल ले लेते हैं, टायर, गाड़ी का टायर। ठीक है,
भरते जाओ भरते जाओ हवा, भरते जाओ भरते जाओ, भर आती चली जाएगी, ठीक है। परंतु पानी एक टाइम तक भराएगा, उसके बाद में टायर फट जाएगा, ठीक है। ठोस तो भर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर गैस की यदि बात करें तो गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, साथ ही गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता, किसी भी आकार में ये फिट हो सकती है, ठीक है। इसके अणु इसके अणु की यदि बात करें तो ये नॉर्मली दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और हमारे वायुमंडल में भी गैसें जो है वो दूर दूर है, ताप दो तो और दूर दूर हो जाती है, ताप कम कर लो तो पास पास आ जाती है, ठीक है। तो ये किसी भी आकार में फिट हो सकती है, साथ ही इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता। 1 लीटर में 1 लीटर का यदि आप बर्तन लो तो काफी सारी हवा भर सकते हो ना। टायर ले लो, बहुत सारी हवा उसमें आ सकती है। तो अब मैं ये नहीं बता सकता देखिए कि इसमें कितनी हवा आएगी, वो तो भराती चले जाएगी। तो आयतन निश्चित भी इनका नहीं होता। आयतन निश्चित करने के लिए गैस को पहले आपको द्रव्य में परिवर्तित करना होता है। जो हमारे घर में एलपीजी वगैरह आती है वो द्रव्य में परिवर्तित होती है और फिर हम उसे नापते हैं कि इतने लीटर इसमें है या इतने किलोग्राम में इसमें है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें कि ठोस वे द्रव्य होते हैं जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, साथ में इनके कण बहुत पास पास होते हैं। यही बात आपको द्रव्य की प्रकृति के अंतर्गत लिखाई गई है, 3 पॉइंट अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। और यदि पानी की बात करें, बहुत अच्छा एग्जांपल जो आगे लिखा हुआ है, पानी को यदि हम ठंडा करें तो पानी की अवस्था परिवर्तित हो जाती है ठोस में। और जब इसी ठोस को हम वापस से क्या करें, गर्म करें, तो ये बन जाता है तरल। कैसा बन जाता है, तरल। अब इस तरल को यदि हम वापस से क्या करें, गर्म करें, तो ये बन जाती है गैस। क्या बन जाती है बेटा, गैस। और ये गैस को फिर से वापस से ठंडा करें तो ये बन जाता है तरल। गैस का मतलब वाष्प कण, और वाष्प कण को वापस यदि ठंडा किया जाए यानी कि संघनन बोला जाता है, इसे ठंडा करें तो वापस ये बन जाती है तरल। तो पानी एक ऐसा उदाहरण है तीनों प्रकृति दिखाता है। वाष्प गैस अवस्था है, तरल जो है द्रव्य अवस्था है, और ठोस जो है वो बर्फ अवस्था है, ठीक है। यानी कि ठोस जो है बर्फ अवस्था, सही बात है, बर्फ जो है वो ठोस अवस्था है, उल्टा बोल दिया है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। तत्व की यदि परिभाषा लिखनी है, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनमें उसके एक समान अणुओं से मिलकर बने हुए द्रव्य को हम तत्व कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलाया जाता है तो उससे जो द्रव्य बनता है उसे यौगिक कहते हैं। समांगी मिश्रण, जब दो अवयवों को आपस में मिलाया जाता है और अवयव एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण को दो या दो से अधिक अवयवों किसी भी अनुपात में मिला दो और वो आपस में नहीं मिलते, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उदाहरण समांगी विषमांगी मिश्रण का लिखना हो तो शरबत और पानी में मिट्टी का मिश्रण वाला आप लिख सकते हो। इससे ज्यादा यदि पढ़ाऊं तो वीडियो हो जाएगा बोर, ठीक है। कल फिर से कोई नया टॉपिक हम लिखेंगे। हमने द्रव्य की प्रकृति पढ़ लिया, हमने द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ लिया। कल जो मैंने आज एक छोटा सा पॉइंट जोड़ा था दैट इज द्रव्यमान, और यही हमारा अगला टॉपिक होगा, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। किस प्रकार से द्रव्य को मापा जाता है, कण के हिसाब से मापा जाएगा। ये ठोस द्रव गैस जो आपको दिख रही है यही अपनी अवस्था परिवर्तित करेगी, अलग अलग प्रकार की चीजें बनाएंगी और इन्हीं हमें नापना है। कौन सा एसआई मात्रक होता है, कौन सा नहीं होता है, इन सब बातों में आगे डिटेल पर डिस्कस करेंगे जो कि होगी अगले वीडियो में। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।